हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी। मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास में हम मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया था जिसमें हमने मध्य प्रदेश के इतिहास में प्राचीन काल से मौर्य काल या नंद वंश तक के टॉपिक को कवर कर लिया है और इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मौर्य वंश के बाद शुंग वंश से लेकर राजपूत काल तक मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रही है इतिहास की, तो उसको डिस्कस करेंगे। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंश था मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी और इस वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। तो शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। जो अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ, उनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। यह एक ब्राह्मण वंश था, मतलब जो शुंग वंश है उसे ब्राह्मण वंश के नाम से जाना जाता है। अब हम मध्य प्रदेश में इसकी स्थिति क्या थी? तो जो शुंग वंश था, पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र, अपने पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का शासक बनाया था। तो अग्निमित्र शुंग वंश के शासक थे जिन्होंने विदिशा में शासन किया है। और कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम जो नाटक है उसमें अग्निमित्र ही नाटक का नायक है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि जो मालविका अग्निमित्रम है वह किसके द्वारा रचित है? तो कालिदास के द्वारा है। और इस नाटक के नायक कौन है? तो अग्निमित्र इस नाटक के नायक हैं। शुंग शासकों की राजधानी क्या थी? तो शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी। इन्होंने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट हम बात करें तो सतना जिले के जो भरोत में स्तूप का निर्माण है वह अशोक ने करवाया था, लेकिन शुंग काल में इसकी 4 दीवारी तथा तोरण द्वार का निर्माण हुआ था। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि शुंग शासकों द्वारा अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों में क्या परिवर्तन किया गया है या क्या कार्य किए गए हैं। इसके अलावा जो सांची का स्तूप है अशोक द्वारा निर्मित करवाया था, उसमें भी शुंग काल में स्तूप का जो कटघरा है जो स्तूप के चारों ओर बना हुआ है उसका निर्माण हुआ है। और उसके चारों ओर 16 फीट ऊंची मेधी, जो 16 फीट ऊंची रेलिंग बनी हुई है, इसका निर्माण भी शुंग शासकों द्वारा किया गया था। और इस पे पहुंचने के लिए सीढ़ियों का निर्माण भी शुंग शासकों द्वारा ही बनवाई गई थी। नेक्स्ट हम बात करें शुंग वंश की, तो जो शुंग शासक थे भाग थे, इनके दरबार में यूनानी नरेश एंट्रियालकीट्स ने अपने राजदूत को भेजा था जिसने विदिशा में रहते हुए गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। और जो राजदूत था उसका नाम हेलियोडोरस था और वह भागवत धर्म का अनुयायी था। और विष्णु मंदिर के सम्मुख गरुड़ स्तंभ का निर्माण भी इसी ने करवाया था। अब गरुड़ स्तंभ की बात करें तो यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है या और पूछे जाने की संभावना है, तो इसको भी हम देख लेते हैं 3 मार्क के अकॉर्डिंग। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासनकाल में के 14वें वर्ष, मतलब जो भागभद्र का शासनकाल था उसके 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन शासक नरेश एंट्रियालकीट्स का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा स्थित दरबार में आया था। उसने भागवत धर्म ग्रहण किया था और विदिशा के निकट बेसनगर या भिलसा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से यह 3 मार्क में यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और शुंग वंश की राजधानी की बात करें तो एक राजधानी शुंग शासकों की विदिशा थी और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो इस प्रकार से यह शुंग वंश के बारे में था। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्णव वंश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो कर्णव वंश की स्थापना है वह वसुदेव ने की थी और इसने भी जो अंतिम शासक थे शुंग वंश के, उनकी मतलब देवभूति थे अंतिम शासक, उनकी हत्या करके कर्णव वंश की स्थापना की गई थी इसके द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश के बारे में कहा जाता है कि सातवाहन वंश में 30 राजाओं ने राज्य किया है। इसके अलावा सातवाहन राज्य का जो संस्थापक था उसे सिमुक को सातवाहन राज्य का संस्थापक माना जाता है। अब हम मध्य प्रदेश में इसकी बात करें तो सातवाहन नरेश अपालक के तावे के सिक्के मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सातवाहनों का अधिकार मध्य प्रदेश में था। इसके अलावा कुछ सातवाहन सिक्कों पर राजा सरी सात का नाम मिलता है। यह सिक्के देवास, उज्जैन, जमुनिया जो होशंगाबाद में आता है, तेवर भेड़ाघाट में, त्रिपुरी जबलपुर में उत्खनन से यह सिक्के प्राप्त हुए हैं। और सातवाहन नरेश जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे उनके साम्राज्य में महिष्मति और अवंती, महिष्मति था जो
महेश्वर के नाम से जाना जाता है और पूर्वी मालवा कहा जाता है। इसके अलावा अवंती था जिसे पश्चिमी मालवा कहा जाता है, यह दोनों शामिल थे। इसके अलावा गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद उसका पुत्र वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी के सिक्के भी विदिशा देवास से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में सातवाहन राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए हैं और इनके साम्राज्य की मतलब जो साम्राज्य में स्थान शामिल थे जैसे महिष्मती और उज्जैन, तो उसके बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिंद यूनानी उत्कर्ष। तो जो हिंद यूनानी शासक थे, ऐसा माना जाता है कि मौर्य काल के पतन के बाद जो पश्चिमोत्तर भारत था, मतलब भारत के पश्चिमोत्तर इस वाले एरिया में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया से आई कई बाहरी शक्तियों ने आक्रमण किया था और हिंद यवन मध्य एशिया या बैक्टीरिया में स्थापित थे और इन्हीं के द्वारा यहाँ पे आक्रमण किया गया था और शासन किया गया था। तो इसे हिंद यवन या हिंद यूनानी उत्कर्ष कहा जाता है और इनके कई सारे सिक्के हमें मिलते हैं हिंद यवन शासकों के। तो बालाघाट से मिनांडर के सिक्के के कुछ मतलब मिनांडर के सिक्के तथा कुछ यूनानी शासकों के सिक्के मिलते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंद यूनानी शासकों के सिक्के मध्य प्रदेश में कहाँ से मिलते हैं, तो बालाघाट से मिनांडर के सिक्के तथा अन्य यूनानी शासकों के सिक्के भी मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें शक क्षत्रप काल की। तो भूगोलवेत्ता टॉलमी, यह गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे टॉलमी है, भूगोलवेत्ता टॉलमी के अनुसार चस्टन की राजधानी उज्जैनी थी। जो शक क्षत्रप शासक थे चस्टन, उनकी राजधानी उज्जैनी थी और आंध्र अभिलेखों से भी ज्ञात होता है कि जो यह शासक थे इनका क्षेत्र कच्छ, गुजरात तथा सीमावर्ती भूभाग से लगा हुआ था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में चस्टन के सिक्के उज्जैन तथा शिवपुरी से मिले हैं और इसकी मृत्यु के बाद रुद्रदामन सबसे प्रतापी शक शासक था। तो सबसे प्रतापी शक शासक कौन सा था, तो रुद्रदामन प्रथम था और जो चस्टन था वह पहला स्वतंत्र शक शासक था। नेक्स्ट हम बात करें इसी में, तो जो जूनागढ़ जिले में गिरनार अभिलेख है वहाँ से ज्ञात होता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जो क्षेत्र नहपान शक शासक को हराकर अपने अधीन कर लिए थे वे पुनः रुद्रदामन की राजधानी उज्जैनी में स्थानांतरित हो गए थे। तो मतलब जो सातवाहन नरेश थे गौतमीपुत्र सातकर्णी, उनके द्वारा मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र विजित कर लिए गए थे, जीत लिए गए थे, लेकिन उसके बाद रुद्रदामन जब शासक बना था तो उसके द्वारा पुनः इन क्षेत्रों को जीत लिया गया था। नेक्स्ट हम बात करें कुषाण काल की। तो कुषाण काल में भेड़ाघाट विदिशा से कुषाण शासक कनिष्क का एक लेख मिलता है जो बौद्ध प्रतिमा पर उत्कीर्ण है। तो अगर प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुषाण शासक कनिष्क का लेख कहाँ मिलता है, तो भेड़ाघाट से मिलता है। और मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में कुजुल कट फिशस का एक सिक्का मिला है। इसके अलावा शहडोल में कुषाण शासकों के 757 सिक्कों में से 44 सिक्के बिम कट फिशस के मिले हैं। तो इन सिक्कों के बारे में मतलब अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि जो कुषाण शासक थे उनके बारे में मध्य प्रदेश में क्या प्रमाण मिलते हैं, तो हमें सिक्कों से इनके प्रमाण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नागवंश। नागवंश जो 2री शताब्दी ईस्वी थी उसके अंतिम चरण में नागवंश की स्थापना हुई थी और विदिशा ग्वालियर क्षेत्र तथा यमुना की तराई में नागवंश ने अधिकार कर लिया था। तो किन क्षेत्रों में नागवंश का अधिकार था, तो विदिशा, ग्वालियर क्षेत्र, यमुना की तराई क्षेत्र में इनका अधिकार था। नागवंश का संस्थापक वृषनाथ को माना जाता है जिसे विदिशा में नागवंश की स्थापना की थी। तो विदिशा में नागवंश की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है, तो वृषनाथ को विदिशा में नागवंश की स्थापना करने का श्रेय जाता है। इसके अलावा नागवंश का जो अगला शासक था वह भीमनाग था। भीमनाग इसका शासक था और इसने अपनी राजधानी विदिशा से पद्मावती स्थानांतरित की थी। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस नागवंशीय शासक ने विदिशा से पद्मावती अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, तो भीमनाग के द्वारा की गई थी। भीमनाग के उत्तराधिकारी की बात करें हम तो स्कंदनाग, वसुनाग, बृहस्पति नाग इसकी प्रमुख उत्तराधिकारी थे और इनकी राजधानी भी पद्मावती ही रही थी। नेक्स्ट हम बात करें तो जो रवि नाग थे यह भी नागवंश के एक शासक थे, उनके सिक्के एरन नामक स्थान से मिलते हैं। नेक्स्ट हम वंश की बात करें तो गुप्त काल, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट काल है गुप्त काल।
इसके बारे में कई बार MPPSC मेंस में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं गुप्त वंश का। तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। तो कब इसकी स्थापना की गई थी? तो श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया था। और जो चंद्रगुप्त प्रथम था, इसका राज्य इलाहाबाद से लगा हुआ मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के 3 अभिलेख हमें पूर्वी मालवा से मिले हैं, जिनमें शक विजय की सूचना मिलती है। मतलब जो अभिलेख हमें पूर्वी मालवा से मिले हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शक विजय की गई थी। इसके अलावा समुद्रगुप्त के एरन अभिलेख के अनुसार एवं उसके मतलब जो एरन अभिलेख के अनुसार कहा जाता है कि एरन को उस समय श्वाभोग नगर के नाम से जाना जाता था। श्वाभोग नगर के नाम से एरन को जाना जाता था। और समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग नर्मदा के उत्तरी सीमा तक अपना राज्य स्थापित किया था। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में किसका राज्य स्थापित था? तो समुद्रगुप्त का था। अब हम गुप्तकालीन स्थापत्य कला की बात करें जो मध्य प्रदेश में है, या मध्य प्रदेश में जो अभिलेख मिले हैं स्थापत्य कला गुप्त काल में यहाँ पे निर्मित की गई है। तो सबसे पहले मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख यह एक प्रशस्ति के रूप में है, मतलब पत्थर पे यह अभिलेख है प्रशस्ति के रूप में, और संस्कृत विद्वान वत्स भट्टी ने इसकी रचना की थी। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मंदसौर अभिलेख की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वत्स भट्टी के द्वारा की गई थी। किस काल का है? तो गुप्त काल का है। और इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यह भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अभिलेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो सूर्य मंदिर के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा राज्यपाल बंधु वर्मा के अभिलेख में मतलब इस अभिलेख में बंधु वर्मा के बारे में भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट अभिलेख की बात करें सांची अभिलेख। तो यह अभिलेख गुप्त संवत मतलब जो गुप्त संवत था उसके अनुसार 131 ईस्वी का है। यह गुप्त संवत की डेट है, ना कि जो रेगुलर संवत चल रहा है उसकी डेट है। तो 131 ईस्वी का है। और इस अभिलेख में यहाँ के आर्य संघ को हरिस्वामिनी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। तो सांची अभिलेख में क्या मिलता है? तो आर्य संघ द्वारा हरिस्वामिनी को दान दिए जाने के बारे में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें तुमैन अभिलेख। जो तुमैन अभिलेख है वह अशोकनगर जिले में स्थित है। और इस अभिलेख में राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। यह भी पूछा जा सकता है कि शरदकालीन सूर्य की भांति राजा को बताया गया है, यह किस अभिलेख में और कहाँ पर स्थित है? तो तुमैन अभिलेख में है, अशोकनगर जिले में आता है। अभिलेख में कुमार गुप्त प्रथम के शासन की जानकारी भी मिलती है। इसके अलावा अभिलेख के अनुसार कुमार गुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर उसके पुत्र स्कंदगुप्त के हाथों में आई थी। यह भी जानकारी हमें तुमैन अभिलेख से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम बात करें शूपिया अभिलेख। यह रीवा जिले के शूपिया नामक स्थान पर स्थित है। और गुप्त राजाओं की वंशावली के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जो घटोत्कच के समय से थी। जो एक गुप्त शासक थे घटोत्कच, उनके शासन के समय से गुप्त वंश की वंशावली की जानकारी हमें शूपिया अभिलेख से मिलती है। इसके अलावा गुप्त वंश को घटोत्कच भी कहा गया है इस अभिलेख में। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ के जो अभिलेख और हैं या मंदिर हैं, तो एरन अभिलेख, यह सागर जिले में एरन में स्थित है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ के गुप्तकालीन स्थापित कला के मंदिरों की बात करें तो भूमरा का शिव मंदिर सतना जिले में स्थित है और यह पाषाण निर्मित मंदिर है। नेक्स्ट पिपरिया का विष्णु मंदिर भी सतना जिले के उचेहरा के पास पिपरिया नामक स्थान पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? जो पिपरिया का विष्णु मंदिर है, तो 1868 में KD वाजपेयी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट गुप्तकालीन मंदिर की बात करें हम तो नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना जिले में स्थित है और अजयगढ़ के समीप नचना कुठार नामक स्थान पर यह स्थित है। इसका निर्माण, जो नचना कुठार का मंदिर है, इसका निर्माण 35 वर्ग फीट का जो वर्गाकार चबूतरा है उस पर किया गया है। और इसका गर्भगृह है वह 81 बाय 2 फीट चौड़ा है। नेक्स्ट हम बात करें तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का
विष्णु मंदिर जबलपुर जिले के तिगवा नामक स्थान पर स्थित है और इसके गर्भगृह का व्यास 8 फुट है। गर्भगृह उसे कहा जाता है जो मंदिरों के अंदर होता है, जहाँ पे मूर्तियां स्थापित होती हैं, उस स्थान को गर्भगृह कहा जाता है। तो जो विष्णु मंदिर है तिगवा का, वहाँ पे 8 फुट व्यास का गर्भगृह बना हुआ है। इसके अलावा धार के मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ की गुफाएं भी गुप्तकालीन चित्रकला के दृश्य मिलते हैं। और सर्वप्रथम जो बाघ की गुफाओं की खोज थी वह 1818 में डेंजर फील्ड के द्वारा की गई थी। इसको याद करने का एक तरीका है कि बाघ की गुफाएं हैं वह धार जिले में, लेकिन खोज किसने की थी, तो बाघ एक डेंजर होता है और डेंजर फील्ड के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो ऐसे याद कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं याद करने के लिए तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कुछ चीज़ों में हम ट्रिक से कुछ वर्ड मैच करके भी याद कर सकते हैं। तो बाघ की गुफाएं डेंजर फील्ड के द्वारा खोजी गई थी। नेक्स्ट हम बात करें वाकाटक वंश की। तो इस वंश के जो शासक थे प्रवर सेन द्वितीय, उनके छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बालाघाट, इंदौर आदि जिलों में अधिकार था। तो इनके द्वारा किन क्षेत्रों में अधिकार था, तो छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, इंदौर जिले में इनका अधिकार मिलता है। इसके प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट राजपूत काल की बात करें तो राजपूत काल में राष्ट्रकूट वंश, कन्नौज के प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश, चंदेल वंश, कलचुरी वंश, तोमर वंश का शासन मध्य प्रदेश में था। अब इन वंशों के बारे में हम शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम इनको डिटेल में कवर करेंगे अलग से वीडियो में एक एक वंश के बारे में, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि MPPSC मेंस में टॉपिक जो अलग से दिया है वह MPPSC मेंस में दिया गया है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, इस प्रकार का टॉपिक दिया हुआ है हमें। तो हम इनको डिटेल में पढ़ लेंगे, जो शॉर्ट में होंगे हम उनको शॉर्ट में पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रकूट वंश से लेकर तोमर वंश और भी जो मध्य प्रदेश के प्रमुख वंश हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।